बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिन का आगाज, हफ्ते का आगाज अच्छे तरीके से किया होगा। और ना सिर्फ ये हफ्ता बल्कि पिछला गुज़श्ता हफ्ता बहुत भरपूर रहा है। हमने देखा कि एक के बाद एक इवेंट्स होते चले गए। कभी हमें एससीओ इजलास मिल रहा था और कल 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। ना सिर्फ सेनेट में बल्कि कौमी असम्बली में भी इजलास हुए और लोग टिकटिकी बांधकर जिस सब मैचेस देखते हैं एक लंबे दौरानिए के लिए टीवी के साथ जुड़े रहे हैं। मैं खुद भी रात गए तक जुड़ा रहा और 5 बजे सुबह जाकर है ना, आप इमेजिन करें कि सोने का वक्त भी नहीं मिला हमें यहाँ पर आने में, क्योंकि वहाँ पर तकरीरें ऐसी जानदार हुई हैं। और इन इजलासों में जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की, जैसे मौलाना साहब ने तकरीर की और जैसे नवाज शरीफ ने शेर पढ़ा। क्या मजेदार सियासी मौसम था मौलाना फजल रहमान की जानिब से। सारा कुछ, सारी हैपनिंग्स जो थी वो साथ साथ चलती ही रही हैं, क्योंकि हमने फिर देखा है कि भरपूर सियासी संडे बनाया, बल्कि वीकेंड ही कह लें। सैटरडे से ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था। तो जनाब वही बात है कि आखिरकार आ गया वो शाहकार जिसका सबको इंतजार था। बिलाखिर 26वीं आईनी तरमीम का जो बिल है वो सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गया है। सेनेट में हुकूमत को 65 वोट जबकि कौमी असम्बली में 225 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान है उन्होंने हुकूमत को वोट दिया। वोट देने वालों में ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची ने तरमीम के हक में वोट दिया। और मुस्लिम लीग काफ के जो मुनहरिफ रुकन थे इलियास चौधरी, उनकी भी हुकूमती सफ़ों में वापसी हो गई। और मुस्लिम लीग नून के रुकन आदिल बाज़ई ने इजलास में शिरकत ना की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली मंजूरी पर खिताब करते हुए ये कहा कि आज पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी दिन है। मनमाने फैसलों का दौर अब ख़त्म होगा। मिसाक जमहूरियत का जो अधूरा ख्वाब है मुकम्मल हो गया है। अब किसी को घर नहीं भेजा जा सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी। इस तरमीम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। खतरे के बादल जो मंडला रहे थे अब वो छट गए हैं। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो ने इजहार ख्याल करते हुए ये कहा है कि मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। अदालत ने गैर आईनी फैसले में हमसे 63 का इख्तियार छीना। फैसले से अदम एतमाद की शिक को गैर मौसर बना दिया गया। हाई कोर्ट्स में 50% फंडामेंटल राइट्स 199 के लिहाज से केसेस है और 50% आम केसेस है। जैसे ही ये सूबे फैसले करके ये रेजोल्यूशंस पास करके ये सूबाई बेंचेस कायम करेंगे तो फौरन पाकिस्तान के अवाम को ये फर्क महसूस होगा कि रातों रात इंशाअल्लाह ताला उनको जल्दी और फौरी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब का जमात उलमा इस्लाम के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता था। मैं ANP का एमल वली खान साहब का शुक्रगुजार हूं। मैं दिल से यह बात कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शुक्रगुजार। तरमीम के लिए सबसे ज्यादा मेहनत मौलाना फजल रहमान ने की। आसिफ जरदारी के बाद किसी को मानता हूं तो सरबराह JUI फे हैं। और उधर इसी इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज पाकिस्तान की आईनी तारीख और अदलिया के लिए स्याह दिन है। जितनी तनकीद अदलिया पर हुई उतनी कभी मोदी पर नहीं की गई। तरमीम मंजूर करके अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बना दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आजम खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निज़ाम पे इन्होंने अटैक किया है। हम समझते हैं ये कानून के खिलाफ वर्जी। जनाब स्पीकर, सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान ने इजलास से इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात के बाद आने वाली खबर काबिल कबूल नहीं थी। बानी PTI पर होने वाली सख्तियों की वो मजम्मत करते हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ, उनकी जमात के सीनियर्स के साथ ज्यादती और जुल्म होता है और मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ।
उनके खिलाफ होने वाले हर कदम पर मैंने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है। अगर मैं उस वक्त आपके ऊपर होने वाले मजालिम में आपके शाना बशाना था तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। आईनी तरमीम अब सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद बाकायदा आइन का हिस्सा बन जाएगी और ये सारी सिचुएशन थी जिसका खाका आपके सामने रखा। इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत पराचा साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, होप ऑल वेल। अच्छा पराचा साहब, सबसे पहले तो मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही थी। पिछले साल मियाँ साहब भी 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान वापस पहुंचे थे, आज भी 21 अक्टूबर ही है और ये जो बड़ा काम हुआ है, कोई मुमासलत है 21 अक्टूबर की कोई मुस्लिम लीग नून की खास तौर पे सियासत के साथ? आप ये कह सकते हैं कि एक साल पूरा लग गया। अच्छा। पूरा एक साल लग गया। जो प्रॉमिस था कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे और अदलिया से इन रिफॉर्म्स का आगाज हो गया। सिर्फ 21 अक्टूबर की ये बात नहीं कि मियाँ साहब आए थे, आज सेनेटर फैसल वाडा की बर्थडे भी है। अच्छा। और सेनेटर फैसल वाडा साहब ने कोई 1 महीना पहले मुझे कहा था मेरे शो में बैठ के उनकी जिस दिन बर्थडे होगी वो आईनी तरमीम मंजूर करवा के बर्थडे करके काटेंगे। तो आज वो यकीनी तौर पर वो ये ऑन द रिकॉर्ड बात हुई थी हमारी, तो यकीनी तौर पर आज सेनेटर फैसल वाडा साहब जब शाम में अपना बर्थडे केक काटेंगे तो वो उस प्रॉमिस के साथ या उस सोच के साथ कि अच्छा मैं चूंकि इंस्ट्रूमेंटल था, मैं मुतहरिक था। और अभी भी देख लें कि गुज़श्ता 2-3 दिन से जब ये इजलास सेनेट और कौमी असेंबली के बुलाए गए तो उसमें मसलसल वो मीडिया से बात भी कर रहे हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। कभी वो कह रहे थे नंबर्स भी पूरे हैं और नंबरी भी पूरे हैं हमारे पास। पराचा साहब, वैसे विजुअल्स में तो हम दिखा रहे हैं उन्होंने ना बर्थडे की जगह 26वीं आईनी तरमीम का केक काट लिया। सही उनकी कमिटमेंट थी अपने बर्थडे पे जो है इसको सेलिब्रेट करने की। अच्छा, जिस तरीके से पराचा साहब ये आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असेंबली से मंजूर हो गई है, हुक्मरान के लिए तो लग रहा है एक नया सूरज तुलू होने की उम्मीद है और अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो ये कह रहा है कि अदलिया पर शब खून मारने के मुतरादिफ है ये तरमीम का पास होना। तो आपकी क्या टेक है इस सारे मामले पर? अभी आप जब ये पूरा प्रोसेस बता और दिखा रहे थे तो मेरे ज़हन में भी एक प्रोसेस चल रहा था कि इस पाकिस्तान की अदलिया ने 1954 से लेकर जस्टिस मुनीर वाले केस से लेकर लॉ ऑफ नेसेसिटी की इन्वेंशन से लेकर इन्होंने हर पाकिस्तान में जमहूरियत का रास्ता रोका और हर हुकूमत जमहूरी तोड़ी। जुनेजो मरून की हुकूमत ज़ियाउल हक ने तोड़ी। इन्होंने कहा इकदाम तो गलत था लेकिन वो अब हुकूमत बहाल नहीं हो सकती। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत तोड़ी गई 1990 में, इसाक खान ने तोड़ी, इन्होंने अदालत ने उसको जायज़ कर दे। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा, अदालत ने न सिर्फ उसको जायज करार दिया, अदालत मीन सुप्रीम कोर्ट, बल्कि एक फर्द वाहिद को आइन में तरमीम का अख्तियार भी दे दिया। आगे चलते जाएं, साकिब निसार, चौधरी इफ्तिखार, इन्होंने क्या रंग नहीं खेले, क्या गुल नहीं खिलाए। 1973 का आइन मुत्तफिका आइन बना था, उसमें ये नहीं था कि जजेज अपने आप को तरक्कियां भी देंगे, जजेज अपने आप की तैनातियां भी करेंगे, जजेज अपने आप की तनख्वाहें भी बढ़ाते रहेंगे, जजेज अपने आप की पर्क्स भी बढ़ाते रहेंगे, बल्कि वो पार्लियामान के थ्रू होना था। मैं आपके नाजरीन के लिए हिस्ट्री याद दिला दूं, 23 मार्च 1996 को एक फैसला आया जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने फैसला दिया जिसे जजेस केस कहा जाता है। अल जिहाद ट्रस्ट में वहाबुल खैरी की पिटीशन थी, उस पे अदलिया ने आज खुद ये फैसला कर दिया कि अब जी सीनियर मोस्ट जज जो है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना करेगा। पार्लियामान जब मुल्क के अवाम की मुंतखब है और ये एक कमेटी 12 रुकनी कमेटी जो कि चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी, वो पार्लियामान के अंदर से है। ये नहीं है कि वो अपारा से या सुपरमार्केट में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो तैनाती करेंगे चीफ जस्टिस की, और उसमें 8 कौमी असेंबली के अरकान, 4 सेनेट के अरकान होंगे और जितनी रिप्रेजेंटेशन होगी
पार्लियामेंट में, वो उसी के तनासुब से इस कमेटी में शामिल किए जाएंगे। तो ये पार्लियामान आज पहली बार कम से कम अदलिया की इस्लाहात के हवाले से मुझे 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद पार्लियामान एम्पावर्ड नजर आ रही है कि जो ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामान में है और पार्लियामान सुप्रीम है। अगर इस प्रिंसिपल को मान लिया जाए आइन के आर्टिकल 7 के तहत, तो फिर उसका तो स्नैच किया गया था पार्लियामान का। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अब इख्तियार वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। शौकत बराचा साहब, हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी मेच्योर दिखाई दिए। उनकी कल जो तकरीर थी कौमी असम्बली के इजलास में, अगर वो किसी ने सुनी हो तो उसमें उन्होंने ये हिस्ट्री का तो जिक्र किया ही है, तनकीद का निशाना बनाया ही है। इफ्तिखार चौधरी की अदलिया को उन्होंने काले साम से तशबीह दी है, लेकिन इसके साथ साथ एक ख़ास बात उन्होंने की और वो ये थी कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक ख़ास स्पेस मिला करता है जिसमें उन्होंने खेलना होता है, और वो ख़ास स्पेस इस बार पहले से कहीं कम थी। तो आपको क्या लगता है इस बार पॉलिटिशियंस इस थोड़ी सी स्पेस में कितना बेहतर खेल पाए? देखिए, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स। अब 26वीं तरमीम मंजूर हो गई तो ये सारी पॉलिटिकल प्रोसेस से हुआ। पहले जो ओरिजिनल मुसवदा था, पहला मुसवदा था, बकौल मौलाना फजलुर रहमान से हमने उसको मुस्तरद कर दिया। अगर हार्ड लाइन बैठ के हुकूमत भी हार्ड लाइन ले लेती और मौलाना फजलुर रहमान भी हार्ड लाइन ले लेते और पीटीआई भी कम अज कम उस खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलासों का बाइकाट करती, तो शायद ये 26वीं आईनी तरमीम पास ही ना हुई होती या इसकी कुछ शक्ल और होती। जब पीटीआई मसलसल खसूसी कमेटी के इजलास में बैठती रही तो वो टोन डाउन कराने के लिए बैठते रहे, उनके सजेशन को अकोमोडेट किया गया है। और खुद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा एक हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि हमने इस तरमीम में जो मुजवदा थी उस वक्त, उसमें जो नापसंदीदा एलिमेंट्स थे हमने मौलाना फजलुर रहमान की वसात से उनको निकलवा दिया। सो पीटीआई का इनपुट भी आ गया। मौलाना फजलुर रहमान कल भी रात को सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जब ये सेनेट में पास हो रही थी तो बार बार उनकी तरमीम शामिल की जा रही थी और बाकायदा वो 2/3 मेजॉरिटी से पास की जा रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से इन्होंने चक्कर लगाए, बार बार मौलाना साहब के घर जा रहे हैं, फिर मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, और जिसका बरमला इज़हार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़श्ता रात अपनी तकरीर में किया कि इसका अगर क्रेडिट जाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब को जाता है। तो इसलिए ये जो आपने पॉलिटिशियंस की बात की, कहीं कंप्रोमाइज हुआ, कहीं किसी का ड्राफ्ट मुस्तरद हुआ, कहीं किसी के ड्राफ्ट में अमेंडमेंट्स आई। अगर सब लोग अपनी ईगो और नाक को ऊंचा करके बैठ जाते तो शायद फिर ये तरमीम या होती नहीं या इस शक्ल में नहीं होती। इसलिए जो लिमिटेड स्पेस थी उसी में उन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया। ठीक है। अच्छा पराचा साहब, जो भी आप बात कर रहे थे कि जो पार्टी होगी, जो पार्लिमानी पार्टी बनाई जाएगी, उस कमेटी में जो आपकी जितने तनासब आपका है पार्लिमान में, आपकी जितनी नुमाइंदगी है उसके मुतरादिफ ही आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इसके मंजूर होने के बाद आईनी तरमीम के और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद पीटीआई तो बतौर सियासी जमात पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं रखती, फिर जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद को माना नहीं था। इस सूरत में क्वेश्चन फिर बनता है कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है जिसमें हम मुतनासिब नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुतनासिब नुमाइंदगी क्या उसे मिलेगी? क्योंकि कानूनी तौर पर तो वो एक पार्लिमानी पार्टी है ही नहीं। क्या फिर मौलाना फजलुर रहमान, अचकज़ई साहब और दीगर जो छोटी अपोजिशन जमातें हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा, या फिर पीटीआई को कोई रास्ता दिया जाएगा कि नुमाइंदगी के लिए? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 12 जुलाई वाला, और फिर उसमें 13 अगस्त को वजाहती फैसला भी आया और एक परसों भी फैसला वजाहती आया या रिमाइंडर आया उसका। उसके बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन को डिस्प्ले किया गया दोबारा, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी ने रहीम यार खान की सीट जीती थी कौमी असम्बली की, तो उसमें दोबारा पार्टी पोजीशन दिखाई गई और उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80 अरकान दिखाए गए। ये जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी ने रहीम यार खान की नशिस्त जीती तो
तो उसके बाद कौमी असम्बली की वेबसाइट पे चूंकि वो पार्टी पोजीशन दिखाई जाती है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो एग्जिस्ट कर रही है। और इसीलिए जब ये 12 रुकनी कमेटी बनेगी जिसमें 8 कौमी असम्बली और 4 सेनेट के अरकान होंगे, तो उसमें हम समझते हैं कि यकीनी तौर पर इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के तहत ये कमेटी बननी है। अब इसमें एक और भी सवाल किया जा रहा है, उठाया जा रहा है या एतराज़ उठाया जा रहा है कि जी ये अदलिया में हुकूमत को मुदाखलत का अख्तियार मिल गया। आज भी एतराज़ात लगे हुए हैं। पार्लिमान की कमेटी है, पार्लिमान की कमेटी में मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात को वोट दिया, लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की साइड पे हैं? नो। क्या मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त वजारतों में बैठे हैं? नो। क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के हर इकदाम की ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? नो। रात को भी उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई खान साहब के साथ होने वाली सख्तियों की मैं मजम्मत करता हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना मौक़िफ़ भी रखती हैं और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ इस्लाहात जैसी अहम लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ती हैं, तो सियासी जमातें अपना किरदार अदा करती हैं। बिल्कुल। तो शौकत पराचा साहब, आप ये बताइएगा कि कल एक सीनियर सहाफ़ी की भी गुफ्तगू मैं सुन रहा था और उसमें उनका ये कहना था कि जो फैसल वारिस साहब हैं उनकी बात भी मुकम्मल हुई। उन्होंने कहा कि बाप के बाप ने तरमीम करवाई है। उसके अलावा हमने देखा कि इतवार का रोज़ चुना गया और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो सुबह तक जारी रहा है। तो ऐसी मिसालें कायम करना जहाँ पे अदालतें रात को खुल जाती हैं, जिसमें इतवार के रोज़ ये सारी जो आइनी तरामीम हैं, इसके हवाले से कौमी असम्बली के इजलास होते हैं, सेनेट के इजलास एक ही दिन में हो जाते हैं, ये रिवायात आपको कैसी लगती हैं? देखिए, एक और कॉन्टेक्स्ट में यहाँ ये भी मुतालबा रहा है कि जुर्म अगर 24 घंटे होता है तो अदालतें भी 24 घंटे खुली रहनी चाहिए। अदालतें क्यों फिर 8 घंटे रहती हैं जबकि लोगों को पेश करना होता है? पाकिस्तान के आइन और कानून में है कि अगर कोई अरेस्ट हो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट अगर 24 घंटे की बजाय बैठा ही 8 घंटे है तो किसके सामने पेश किया जाएगा? ये आइन में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कानून और आइन में कोई कदगन नहीं है कि आप इतवार को करवाएं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ये तो चले, अभी तनाज़ा था इस पे, ये मुतनाज़ा चीज थी। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब एंटी टेररिस्ट एक्ट बन रहा था, सेनेट में पास होना था, तो रात को 1:30 बजे तक अभी ये इल्म भी नहीं था कि ये पास होगा, इस पे इत्तफाक राय होगा या नहीं होगा। हम खुद प्रेस गैलरी में मौजूद थे। अचानक चौधरी निसार अली खान उस वक्त वजीर दाखिला थे, वो ऐवान में आए लॉबी से और उन्होंने चौधरी एतजाज अहसन को साथ लिया और फिर वापस लॉबी में चले गए। तो क्योंकि कुछ पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे, चौधरी एतजाज अहसन साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो कुछ देर की नेगोशिएशन के बाद फिर दोनों चौधरी साहबान, एक जट चौधरी एक राजपूत चौधरी, ये बाहर आए, ऐवान में आए और इन्होंने आकर ऐलान किया कि हमारा इत्तफाक राय हो गया है। तो रात के तकरीबन कोई, यानी यही जो टाइम आप अभी तरमीम के हवाले से कह रहे हैं, यही कोई 1:30, 2, 2:30 का टाइम होगा जब जरूरत होती है और क्यों ना काम किया जाए। अगर आप देखें ना, रात को अगर पास नहीं होते, आज पास करना होता, ये आज का पूरा दिन आधी रात को वो पार्लियामेंटेरियन आए, आज शाम को जाकर कोई काम होना। इसलिए आज सदर ममलिकत इस पे साइन कर देंगे आईनी तरमीम पे और ये मुल्क का आइन बनेगा। और ये काम वैसे होना जल्दी है, जल्दी ये पार्लिमानी कमेटी बनेगी, जल्दी पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। सही है। अच्छा पराचा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की अगर बात करें तो बड़ा मनाने की उन्हें कोशिश की गई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी, मौलाना ने खासी जो है एफर्ट की और लग तो यही रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उस ड्राफ्ट पे इत्तेफाक हो गया जो मौलाना ने बनवाया। तो सेनेट इजलास से पहले तक तो मुत्तफिक थे और उसके बाद एकदम से इन्होंने इनकार कर दिया कि वो मुत्तफिक नहीं है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर कोई सियासी गलती कर रही है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सियासी एतबार से क्या मिल रहा है, ये जो अभी का एक्शन प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अगर सिर्फ
पीटीआई के लोग ही ड्राफ्ट करते बैट को, जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब नामवर वकील हैं, सरदार लतीफ खान खोसा नामवर वकील हैं, बैरिस्टर गौहर खान खुद वकील हैं। अगर ये भी ड्राफ्ट करते, कोई किसी जमात का इनपुट ना होता, फिर भी पीटीआई ने इस तरमीम को वोट नहीं देना। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप पार्लिमानी कमेटी में सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो एक अपोजिशन की जमात, उनके बानी पीटीआई कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह कोई और चीफ जस्टिस बन जाए। या इतना इस वक्त तक कह सकता हूँ कि जी चीफ जस्टिस बनने के लिए जैसे पहले था इस तरमीम से पहले कि सिर्फ वही ही उम्मीदवार थे, अब आज की तरमीम के बाद वो अकेले उम्मीदवार नहीं है। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी अकेले उम्मीदवार नहीं है, जस्टिस याया अफरीदी साहब भी अकेले उम्मीदवार नहीं है। इस चीज को बानी पीटीआई खान साहब कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें जो इस तरमीम के इस पार्लिमानी कमेटी के इजलासों के बाद जो माहौल बना है, क्या वो 1.5 महीने पहले का माहौल ऐसे था? नो। जितना हीट थी, जितना तनाव था, जितनी मसाइल थे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में पॉलिटिशियन के दरमियान, उससे उस वक्त तो धमकियां आ रही थी। लेकिन अब चाहे सेनेट का इजलास हुआ, सेनेट में तरमीम पास हुई है, कौमी असेंबली में पास हुई है, इससे पहले मौलाना साहब के घर में पीटीआई भी जा रही है, मौलाना साहब के घर में बिलावल भुट्टो जरदारी भी जा रहे हैं, मौलाना साहब के घर में नून लीग के लोग भी जा रहे हैं। वहाँ पर मुलाकातें भी हुई, बाकायदा तौर पर बताया गया, मैं कोई अपने जराए से नहीं कह रहा, वहाँ इंटरेक्शन भी होता रहा। और रात को भी बिलावल भुट्टो जरदारी, जिस तरह आपने कहा कि इतना मैच्योरिटी के साथ किरदार उन्होंने अदा किया है, रात को भी वो बैरिस्टर गौहर खान की सीट पे गए, वो गए उस दूसरे उमर अयूब खान की सीट पे गए, वहाँ उन्होंने उनसे जाकर हाथ मिलाया। तो ये जो तलखियाँ थी हमारी पॉलिटिक्स में, या जो एक आसमान पे रेटरिक, एंटी एक दूसरे के खिलाफ जो रेटरिक है, बयानबाजी, वो आसमान पे पहुंची हुई थी। कम अज कम इस तरमीम के नतीजे में कुछ उसमें ठहराव आया, नीचे आया माहौल। सही है, बहुत शुक्रिया शौकत पराजा साहब। ओवरऑल जो सिचुएशन बनने जा रही है उस पर हम बात कर रहे थे। कल की अगर हम बात करें तो जिस शेर का जिक्र अली कर रहे थे, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में पढ़ा था एक शेर और अपना हाल दिल बयान किया था, आपको भी जरा सुनवाते हैं। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसी ने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। आप लीजिए एक ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिस पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, अगर उनको पाकिस्तान का तेज तरीन दौड़ने वाला शख्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रवां माह शिकागो मैराथन में इस चमकते हुए सितारे ने 42 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 2 घंटे और 44 मिनट में मुकम्मल करते हुए एक जाती रिकॉर्ड बना लिया नया, और तेज तरीन दौड़ने वाले पाकिस्तानी भी बन गए हैं। हमारी मुराद है जी अमीन मकाती, ऑल द वे फ्रॉम USA, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बिल्कुल अमीन, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अमीन, सबसे पहले तो ये बताएं, रनिंग का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? जी ये स्टार्ट हुआ है मेरी वेट लॉस जर्नी से। उस टाइम पे मैं रनिंग करता था, जॉगिंग, वॉकिंग, डाइट इन सब में करता था। कोविड के टाइम पे हमने रनिंग बढ़ा दी, जिम थोड़े कम हो गए थे, तो मेरे एक मेंटोर हैं, उन्होंने बोला वो इंटरनेशनल रेसेस करते हैं कि हमारे साथ इस्तांबुल मैराथन पे चलो। वो मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल रेस थी टर्की में, तो वहाँ गया, काफ़ी ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग करके गया। तो उस टाइम पे मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड बन गया था पाकिस्तानी, और यंगेस्ट और फास्टेस्ट मैराथनर इन पाकिस्तान। तो उसके बाद से मुझे एक जुनूनियत की हद तक एक शौक और पैशन पैदा हो गया रनिंग का, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का, और उसी रेस में मेरा रिकॉर्ड भी बन गया था, और फर्स्ट एवर बॉस्टन क्वालिफायर मैराथनर भी बन गया था फ्रॉम पाकिस्तान।
जबरदस्त। उसके बाद से हम इसको लॉन्ग रेसेस पे ले गए। बिल्कुल। शिकागो मैराथन तो जो 6 मेजर मैराथन हैं उनमें शामिल नहीं है, लेकिन इसकी एक खास अहमियत है, अपनी अहमियत है। तो आप ये बताइएगा कि शिकागो मैराथन 6 मेजर्स मैराथन में शामिल है, यानी हम न्यूयॉर्क को देखते हैं, बॉस्टन देखते हैं, शिकागो उसमें शामिल है, और जो मेरा ख्याल है दीगर भी हैं, 3 मजीद हैं, तो उसमें ये शामिल है। तो बर्लिन है, बर्लिन है, टोक्यो है, लंदन है। मैंने बर्लिन भी की हुई है, शिकागो भी की हुई है। शिकागो वर्ल्ड मेजर मैराथन है, और इसमें मैं पाकिस्तानी फास्टेस्ट एवर पाकिस्तानी शिकागो मैराथन रहा हूं। तो क्या आपका इरादा है कि 6 की 6 पूरी करनी है आपने? जी बिल्कुल, बर्लिन भी की हुई है, शिकागो भी की हुई है, इससे पहले दुबई और इस्तांबुल की हुई है, लेकिन वर्ल्ड मेजर में इंशाल्लाह न्यूयॉर्क नेक्स्ट, बॉस्टन नेक्स्ट, एंड इंशाल्लाह सारी रेसेस पूरी करूंगा। ठीक है। अच्छा अमीन, ये बताएं कि स्पेसिफिकली जो शिकागो मैराथन है इसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई थी, और फिर क्या मुकम्मल तौर पर उस स्ट्रेटजी पर अमल कर सके, या फिर कहीं हो गया बैलेंस आउट आपका? रेस स्ट्रेटजी या ट्रेनिंग? रेस। जी रेस में मैंने जैसे हमारे बहुत ज़्यादा एक हिली एरिया था, जो हमारा कोर्स था, जो पूरा जो 42 किलोमीटर था, बहुत हिली था। तो मैंने जिस प्लान से स्टार्ट करना था उस पर मैं 21 से लेके 25 किलोमीटर तक स्टिक रहा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैं क्रैश होने लगा, स्लो होने लगा। तो मैंने अपनी वहाँ पे हाइड्रेशन बढ़ा दी, और हर चीज़ जेल्स इनटेक, जो हम जेल्स कंज्यूम करते हैं, वो सब बढ़ा दी, बट स्टिल थोड़ा सा स्लो गया था। अच्छा, तो आपके साथ मैराथन में दीगर पाकिस्तानी भी थे? जी, ओवरसीज पाकिस्तानी भी थे, और पाकिस्तान से जो हमारे साथ ट्रैवल करके गए थे वो भी थे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह से थे। ओवरसीज भी आए थे, कनाडा से, यूके से, हर जगह से आए थे। अच्छा, हमें पता चला है कि कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपको हुए थे, एक वायरस का अटैक हुआ आप पे, और इसके अलावा फिर कुछ घुटने में आपके दर्द भी था, उसके बावजूद जो है आपने एक रिकॉर्ड कायम किया। क्या कहेंगे, ये क्या स्टोरी थी? जी, जब ये साल स्टार्ट हुआ था तब मुझे वायरल तो हो गया था, 1 महीने का थोड़ा मेरा रिकवरी टाइम था, लेकिन मुझे इंजरी पिछले 4 महीने मुझे इंजरी रही, नी इंजरी थी। तो मुझे लगा कि ये हमारा इतना साल हमारी फेवर में नहीं रहेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाउंस बैक किया। अप्रैल के बाद से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, आज अक्टूबर है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। फास्टेस्ट पाकिस्तानी शिकागो मैराथन यूएस से बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। अमूमन देखते हैं 6 घंटे आपको मिलते हैं फिनिश करने के लिए, और आपने तो ज़बरदस्त 2 घंटे और कुछ ही मिनट्स में आपने ये कर लिया, 44 मिनट में आपने कर लिया। बताइएगा अमीन, आपको ये कैसे शौक हुआ कि आप मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में भी जाएंगे? क्योंकि पता चला कि आप 115 kg आपका वेट था, और उसके बाद आपने इसको हेल्थ इश्यूज़ की बुनियाद पर अपनाया था, लेकिन फिर उसके बाद इसको प्रोफेशनली परस्यू करना शुरू कर दिया। जी, मैंने वेट लॉस जर्नी से ही स्टार्ट किया था। मैंने अराउंड 40 kgs लूज़ किया है, और मैं रनिंग और स्प्रिंटिंग में ज़्यादातर था, लेकिन जब से कोविड आया उसके बाद से हमने रोड रनिंग शुरू कर दी थी। और फिर एक पूरे पाकिस्तान में, कराची में हमारे फिटनेस कम्युनिटी और रनिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। तो हमारे जो ग्रुप्स हैं, हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे एक CBU पे है और एक हमारा KTM में है, तो हम उनके साथ रन करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस रोड रनिंग करते थे। फिर हमने फर्स्ट इस्तांबुल मैराथन की, दुबई मैराथन की, देन बर्लिन की। इस तरह हमारा एक रोड रनिंग का एक ग्रुप बन गया। तो उसके बाद हम मोटिवेट हो गए कि साथ मिलकर रन करेंगे। तो इस सब में हमारा फिर इसमें हम आगे इसको परस्यू करते हैं। ठीक है अमीन, जिस तरीके से जितने एरियाज और जितना डिस्टेंस आपने बता दिया, पूरा सिटी आप लोग ऐसे ही चल फिर के ही घूम लेते होंगे। मुझे ये बताएं कि रनिंग के लिए स्पेसिफिकली आप ट्रेनिंग क्या करते हैं, कितनी टफ होती है ट्रेनिंग, और ख़ास तौर पे फिटनेस जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक रनर के लिए? देखें, फिटनेस, ट्रेनिंग, डाइट, न्यूट्रिशन, आपकी हर चीज़ इम्पोर्टेंट है अगर आपको एक कंपटीशन लेवल पे करना है तो। और हमारी नॉर्मली अगर हम अपनी फिटनेस और रनिंग पेस और हर चीज़ को मेंटेन करना है तो हमारी एवरेज 40 to 60 किलोमीटर्स वीकली माइलेज होती है, जो कि अराउंड 200 से 250 किलोमीटर सिर्फ रनिंग की होती है। उसमें हमें अपनी रिकवरी का, अपने रेस्ट का, अपनी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। और जब हमारा पीक सीजन होता है कि हमारी व्हेन आवर रेस इज अराउंड 2 to 3 months अवे, तो हमारी ट्रेनिंग 100 to 80 किलोमीटर्स वीकली हो जाती है। महीने का हम 400 किलोमीटर रन करते हैं। और फिर हमारी उसके साथ मैं वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, और फिर हमारी डाइट, रिकवरी, न्यूट्रिशन, हर चीज़ हमारी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे वो लोग जो इस वक्त रनिंग कर रहे हैं? क्योंकि अमूमन ये होता है कि आपके फेफड़े मजबूत तो उस तरह से नहीं होते, आपके दिल की जो धड़कन है वो उस तरह से तेज़ नहीं होती, आपके मसल्स को मजबूत होना होता है इतनी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए।
तो आप को क्या लगता है कि किस तरह से मज़ीद मजबूती लाई जा सकती है मसल्स में कि इतना दूर तक भागा जा सके और इतनी देर तक भागा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कंसिस्टेंट आपको रहना है, डिसिप्लिन आपको रहना है और आपको साथ साथ वेट लिफ्टिंग करनी है, वेट अपने मसल्स को ट्रेन करना है, क्योंकि अगर आपके मसल्स लूज हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो आपके जॉइंट्स को भी की ग्रिप भी छोड़ देंगे। उसके साथ साथ आपको अपना न्यूट्रिशन और अपनी डाइट और अपनी रिकवरी को ऑन पॉइंट रखना है, क्योंकि आप दिन में 1 घंटा तो आप वर्कआउट दिन में 1 से 1.5 घंटा करते हैं, लेकिन बाकी जो आप 23 घंटे कर रहे हैं ना, वो सब पूरा मैटर करता है कि आप सो कैसा रहे हैं, आप हैबिट्स कैसे। तो अमीन, मेरी तरह ना बाकी सब लोगों की भी सबसे ज्यादा जो नजर है ना वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे है कि 115 केजी से आपने किस तरीके से ऑलमोस्ट 40 केजी आपने रिड्यूस किया, तो वो इतनी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरी है और कितना ज्यादा इसके लिए परसिस्टेंट रहना जरूरी है, वो जरा बताइए इन दी एंड। देखिए, मैंने तो बहुत अराउंड 7 साल पहले मैंने ट्रांसफॉर्म किया था। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अनहेल्दी था क्योंकि मैंने एक तरह से खाना खाना छोड़ दिया था, मैंने फास्टिंग की थी। तो वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि अब मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मैं डिफरेंट जिम्स और लोगों के साथ होता हूँ और अल्लाह का शुक्र है इतना मुझे खुद एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं लोगों को बोलूँगा अपनी डाइट को पोर्शन कंट्रोल में रखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हर चीज़ आपको मिनिमम अमाउंट में, हर चीज़ आपको एक अमाउंट में लेनी है आपकी बॉडी के हिसाब से। हर चीज आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो भी आपकी बॉडी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और बहुत ज्यादा खाओगे तो फिर आप एक्सीड कर जाओगे। अमीन, आप फास्टेस्ट पाकिस्तानी रनर हैं, शिकागो में बड़ा ज़बरदस्त आपका रिकॉर्ड है इस वक्त 2 घंटे 44 मिनट का, और हमने देखा है कि जो फास्टेस्ट रनर हैं उन्होंने भी 2 घंटे में इसको अचीव किया है। हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप 6 के 6 मैराथन्स के मेडल्स अपने साथ, अपने सीने के साथ लगाएं और हमें भी प्राउड फील करवाएं। हर बार की तरह इस बार भी आपने शिकागो में बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। हम आपको गुड लक भी कहते हैं के लिए, और अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो बहुत से लोग खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं, मगर कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इस मिशन को मुकम्मल भी कर पाते हैं। दूसरे इंसानों की खिदमत ही शायद वो जज्बा है जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जो एक अनोखा और फलाही बिजनेस प्रोजेक्ट सामने लेकर आई और इस्लामाबाद की सड़कों पर इसकी खूब धूम मची हुई है। उन्होंने एक ऐसे फूड ATM बनाई है जो चलते फिरते लोगों को खुराक मुहैया करती है और मनपसंद लजीज खाबों से आरास्ता ये ATM सिर्फ 100 रुपये में आपको एक वक्त का बेहतरीन और मयारी खाना देता है, और एक आम इंसान सिर्फ एक लाल नोट से पेट भरकर खाना खा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो कि आजकल के दौर में सुनने में नामुमकिन सा ही महसूस होता है। मज़ीद इस अनोखे और फलाही प्रोजेक्ट के बारे में इसकी CEO से ही बात करते हैं। तहरीम ज़की साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तहरीम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। तहरीम, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना डिफरेंट ख्याल फूड ATM का आपको कैसे आया? ये आइडिया जनरेट कैसे हुआ और कब शुरू हुआ फिर ये काम? हम लोग रमज़ान में दस्तरखान लगाते थे, वहाँ पे फ्री में हम लोग फूड देते थे। हम लोगों ने फूड ड्राइव्स की हैं। तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि जो हमारे माशरे का सफ़ेद पोश तबका है ना, ये सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। ये वो लोग हैं कि जब आप दस्तरखान लगाते हैं वहाँ बैठ के खाना नहीं खाते, जब आप फ्री में खाना देते हैं तो तब भी वो खाना नहीं खाते। तो ये उन लोगों के लिए ताकि वो लोग हेल्दी फूड ले सकें और सिर्फ 100 रुपीज़ में वो ये खाना हासिल कर सके, और ताकि वो जब ये खाना ले तो उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो एंड दे कैन कीप देयर चिन्स हाई और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। तो बेसिकली ये जो हमारे माशरे का सफ़ेद पोश तबका है जिन्हें हम ब्लू कॉलर पीपल भी कहते हैं, ये उनके लिए फूड ATM। अच्छा तहरीम, ये बताएं, आपकी इंटरनेट पे वायरल वीडियोस में हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी टीम है आप लोगों की, तो आपने क्या क्या जिम्मेदारियां बांटी हैं, क्या क्या काम अपने ज़िम्मे लिया है और दीगर क्या काम करते हैं आप इसके साथ? बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फीमेल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी भी हमारे मेंबर्स हैं वो फीमेल्स हैं। तो इसमें सोशल मीडिया की टीम भी है, हम लोग भी हैं, फिर हमारे साथ एक कुक भी है जो खाना पकाता है। जाहिर है खाने की क्वालिटी वगैरह मेंटेन रखनी होती है तो उसके लिए हमने कुक हायर किया हुआ है, लेकिन जो पैकिंग वगैरह की सारी चीज़ें होती हैं वो हम लोग सारे टीम मेंबर्स मिलकर करते हैं। अच्छा तहरीम, ये बताएं कि वो सब आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर आपने उनको जॉब पर रखा हुआ है या फिर इस फलाही काम में आपकी टीम है? जैसे फूड ड्राइव आप इकट्ठे करते थे, ये आइडिया भी जनरेट आप लोगों ने इकट्ठे किया और फिर इस पर काम करना शुरू कर दिया?
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ कि जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ लोग हैं, वो सारे वॉलंटियर बेस पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं किसी को भी पे नहीं करती, सिवाय जो कुक वगैरह हैं, सिर्फ उनको पे करती हूँ। जाहिर है उनका हक बनता है कि वो खाना पकाते हैं, और जो वैन चलाता है, ड्राइवर है, उसको मैं पे करती हूँ। उसके अलावा जितनी मेरी टीम है उनको मैं बिल्कुल पे नहीं करती। आई एम सो लकी टू हैव देम अराउंड मी, और शुरू से वो लोग मेरे साथ हैं। उन्हीं की वजह से ये सारा हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। अच्छा, तो फिर मुनाफा होता है, नुकसान होता है, किस तरह से मैनेज करते हैं नफा नुकसान को 100 रुपए में? अभी फ़िलहाल तो देखें, जो खाने की प्राइस है ये 100 रुपीज़ हमने इसीलिए रखी है कि हर कोई इस खाने को ख़रीद सके। स्टार्टिंग में जाहिर है हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से लगाना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह अब चीज़ें थोड़ा बैलेंस्ड हो रही हैं। दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट फूड ड्राइव ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली चीज़ है। कोई भी चीज़ हमें अपने पास से नहीं लगानी पड़ी, और ये बिजनेस नहीं है, ये सोशल वर्क का काम है। तो अभी फ़िलहाल तो इट्स गेटिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा जा रहा है। आगे जाके देखें क्या होता है। अभी थोड़ी सी मुश्किलात अगर आप पूछें तो वो ये है कि जिस एरिया में हमने ये फूड ड्राइव स्टार्ट किया है, वहाँ पे जो फूड बिजनेसेस हैं वो थोड़ा सा कह रहे ट्रिगर हो रहे हैं ना, लेकिन हमारा मकसद किसी को हर्ट करना या किसी के बिजनेस को नुकसान पहुँचाना नहीं है। दिस इज़ फॉर द हेल्प, फॉर अदर लोगों की मदद के लिए। तो ये आप कह रही हैं सोशल वर्क है, और बिल्कुल है, और बड़ा ज़बरदस्त काम है। ख़ास तौर पे जो आपने सफ़ेद पोश तबके का जिक्र किया, जिनके लिए आपने ये सोचा, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा बताएं कि इसके अलावा आप अदर सिटीज़ में भी इसको एक्सपैंड करने का सोचा है आपने? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी स्टार्टिंग में हमने ब्लू एरिया में स्टार्ट किया। ब्लू एरिया में 2 लोकेशंस है हमारी, लेकिन मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में मैंने पूरे इस्लामाबाद में, पिंडी में और भी जगहों पे इसको एक्सपेंड करना है, और इंशाल्लाह फिर ऑल ओवर पाकिस्तान हमारा प्लान है इसको। अल्लाह करे यहाँ पे चल जाए, फिर इंशाल्लाह आगे भी इसको लेके जाएंगे। चलेगा, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, और ये पर्पस बड़ा ज़बरदस्त है, इससे तो चलेगा। मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी एजुकेशन क्या है, और क्या आपने बिजनेस पढ़ा है कभी, जो खुद से आपको इस बिजनेस का भी ख्याल आया, जो कि बेसिकली जो आप काम कर रही हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस्म का काम है, जिसके अंदर आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन स्टिल आपने मैनेज तो करना है चीज़ों को। वो अगर आपकी उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल से आपकी इंटेंशंस मैटर करती हैं। मैं बीएस कर रही हूँ साइकोलॉजी में, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, लेकिन बिजनेस वगैरह मुझे कुछ नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। लेकिन जैसे मैंने कहा, फूड एटीएम इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ नॉन प्रॉफिट फूड ड्राइव। कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, और बस आपकी नीयत अच्छी हो तो आप कर ही लेते हो काम। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये होता है कि हम लोग बहुत सी गलतियां कर रहे होते हैं, जैसे थोड़ी बहुत पैकेजिंग के लिए चीज़ें खरीदना, हायरिंग वगैरह में। जाहिर है जहाँ पे हमने वो कुक हायर किए हैं, तो वो थोड़ी सी गलतियां होती हैं, लेकिन ये है कि चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। गलतियां कर कर और बिजनेस में तो मेरा कोई भी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये बताइएगा तहरीम, आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है, या किसी ने आपको गाइड किया कि जो है खिदमत खल्क की अगर आपने करनी है तो ये शोबा भी मौजूद है, आप इस पर भी कुछ कर सकते हैं? असल में मेरी अम्मी 2015 में फौत हो गई थी। तब से मेरे दिल में एक बात थी कि अम्मी के लिए कुछ काम करना है। तो तब मैंने ये सोचा था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर हर, फॉर माई मदर। तो तब मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया, और ये जो फूड एटीएम है ये रक्षंदा मेमोरियल का एक प्रोजेक्ट है। तो बचपन से ही मुझे पता था आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। मैं वैसी वाली बंदी हूँ कि मैं ये इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हर इंसान को ना, हर इंडिविजुअल को अपना पार्ट प्ले करना होता है माशरे में जी, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो किसी को पानी पिलाना हो, चाहे वो एक पौधा लगाना हो। तो मैं उस टाइप की बंदी हूँ, मैं इस सोच पे बिलीव करती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त है, और आपकी अम्मी बिल्कुल आप पर फ़ख्र ही महसूस कर रही होंगी, आपको जहाँ से देख रही हैं वो इस वक्त। बहुत शुक्रिया तहरीम, और इस तरह के बहुत सारे मज़ीद वॉलंटियर्स जो है उनका सोसाइटी में होना, और इस तरह के जो नॉन प्रॉफिट फूड ड्राइव्स हैं उनका करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश है। तो थैंक यू सो मच तहरीम, हमारे साथ मौजूद थी। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहेंगे जाना। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में आज वक़ार अहमद मलिक और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब बात कर रहे हैं फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत पर। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में हम बात करते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। मैं चाहता हूं कि आप फ़लस्तीन के हवाले से कुछ कहें, क्योंकि फ़लस्तीन में जो जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही है, या गज़ा की पट्टी को जिस तरह मस्मार किया गया है, 40,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उसमें से 50% से ज़ायद जो हैं वो बच्चे और ख़वातीन हैं।
और फिर बैन अवी ये खामोशी भी है, यानी उस हवाले से कि जो ताकतवर हल्के हैं वो खामोश हैं, जो इस मामले में डिसाइसिव कोई फैसला कौन किरदार अदा कर सकते हैं वो खामोश हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के हवाले से एक तो आपकी कुछ ज़ाती तजर्बात इस हवाले से हैं कि PLO और बैरूत और आपका वहाँ पे जाना, यासिर अरफात, वो तमाम आपकी चीज़ें जो हैं वो आपकी किताबों में मिलती हैं, और एक हालिया फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है इस पर आप क्या कहेंगे? नज़ार कबानी बहुत फेमस अरब पोइट थे। तो एक दफ़ा जब इसराइलियों के हाथों अरबों को हज़ीमत हुई तो उनकी एक नज़म थी जिसमें एक दो मिसरे थे कि उकाब के पर कट भी गए तो क्या दोबारा उगाएंगे, और तुमने दरख्तों को काट दिया लेकिन उनकी जड़ें बाकी रह गई। सही। फ़लस्तीन वाले जो हैं, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, बस ये समझ लें कि उनके पर काट भी दिए जाएं जिस तरह के आजकल काटे जा रहे हैं, और उनके दरख्त जो हैं उनके तनावर शख्सियात के और उनके घरों के और उनके पूरी तहजीब के, वो अगर काट भी दिए जाएं तो जड़ें बाकी हैं। असल चीज़ जड़ें हैं, वो दोबारा उगाती हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक सिंबल था हम लोगों के लिए एट दैट टाइम जब हम जवान थे, कि जो पैलेस्टीन की स्ट्रगल थी अगेंस्ट द इजराइलीज़, बल्कि मैंने कहानियाँ भी लिखी। एक गांव में ये लोग गए, उसको बिल्कुल सफाया फेर दिया और ये न्यूज़ आई थी, और वहाँ के लोग खेतों में थे, औरतें थी वहाँ घरों में, उनको निकाल दिया और पूरे बुलडोज़र चला दिए। तो वहाँ एक बच्ची थी और वो भागी है अपनी जान बचाने के लिए, एंड शी फेल समवेयर। और बहुत अरसा बाद उसी गांव का एक बाशिंदा वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि वो जौ या गंदम या किसी ऐसी फसल की वहाँ पे है और उसके दरमियान में उसका ढांचा पड़ा है उस बच्ची का, और उसके बाल जो हैं वो अभी तक महफूज है जो सुनहरी थे। यानी शी बिकेम पार्ट ऑफ दैट लैंड, वहाँ जो ग्रोथ है। पैलेस्टीनियंस की जड़ें हैं वहाँ पे, दे आर पार्ट ऑफ दैट सरजमीन जो उनसे जुदा नहीं हो सकती। बहरहाल तो मौजूदा सूरत हाल के बाद मैंने क्या कहना है, हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है। जिस तरह हॉलोकॉस्ट वो कहते हैं, इस तरह ये हॉलोकॉस्ट है। उनके साथ हॉलोकॉस्ट वाला हुआ तो चलिए, वो तो जर्मनी वालों ने किया ना, उनसे जाके बदला ले लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मगरब है, गुस्सा सारा जो है वो हमेशा मशरक़ पे उतरता है। तो उन्होंने मतलब है कि यही, मतलब हॉलोकॉस्ट से कम तो नहीं है, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा शिद्दत है इसमें। ये मैं बात कर सकता हूँ बड़ी तफसील से। और हम एक ज़माने में हम मदद करते थे उनकी। शाम में जब गया हूँ, दमिश्क गया, तो हमने वो जंग आई थी रमज़ान की जो, तो उसमें पाकिस्तानी तोपखाना वहाँ था, पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारे वहाँ मौजूद थे। आज तक वो इज़्ज़त करते हैं शामी, और इसी तरह हमने मदद दी। अब हम उस पोजीशन में नहीं हैं, बावजूद हम खुद मांगे तांगे से गुजारा कर रहे हैं, और जिनसे मांगते हैं वही उसकी बैक पे। तो हम ये कर सकते हैं कि वो ख़ास सॉलिडारिटी डेज़ मनाएंगे और स्पीचेस होंगी जो कि हुई, कोई एक जुलूस भी निकाल दिया, और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक फ़लस्तीन नहीं आज़ाद होगा। तो ये सब ऐसे ही हैं, ढकोसले ही हैं, इससे कुछ होता हुआ था कुछ नहीं, ये सिर्फ खानापुरी होती। एक और बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से इसके साथ दिलचस्पी भी रखता हूँ, अटैच भी रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ कि 75 में मैं PLO ज्वाइन करने बेरूत भी गया था, कि आगाज़ में जो इनके लीडर थे वो मोस्टली क्रिश्चियन थे, क्योंकि पैलेस्टीनियन जो है सही वो उस तरह दे बिलीव इन पैलेस्टाइन। और इनिशियली बल्कि जब मैं ज्वाइन करने गया हूँ, मुझे बताया गया कि PLO में चंद एक यहूदी भी शामिल हैं जो पैलेस्टीनियन हैं। चुनांचे वो काज थी उस सरजमीन की।
चुनांचे जो सबसे बड़ा नाम था एट दैट टाइम दैट वाज जॉर्ज हबाश, और वही सारे कमांडो रेड्स वगैरह और ये वो उसकी पूरी हबाश ब्रिगेड थी। उसके बाद आप देख रहे हैं लैला खालिद वाज ए क्रिश्चियन, और जिस तरह उसने तैयारे अगवा किए, इट वाज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल कि किसी एक लड़की ने पहले तैयारे अगवा किए और उसके बाद ग्राउंड पे मेरा 6 या 7 प्लेन थे, उनको उड़ा दिया। एंड लैला खालिद केम टू पाकिस्तान, बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ वो टूर के लिए आई। अब तो खैर मेरा ख्याल, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। इसी तरह यासर अरफात की बेगम, शायद सोहा नाम था उनका, या है, वो भी क्रिश्चियन थी। चुनांचे ये एक मुश्तरका स्ट्रगल थी, सही। इसमें एज सच मज़हब नहीं आता था। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जब गज़ा पे ये सारा कुछ हो रहा था, अज़ाब नाज़िल हो रहा था, अज़ाब तो नहीं मैं कहूँगा, अज़ाब तो उन बस्तियों पे नाज़िल होता है जी। कि जो जिन्होंने कोई गुनाह किए हुए हैं, ये जो पाक लोग हैं, सारे पाक सरज़मीन में रहने वाले, ये कह लें कि शैतानियत के हमले हो रहे थे। तो पिछले दिसंबर की बात, तब गज़ा में बमबारी हो रही थी थ्रू आउट। तो जो था हज़रत ईसा का पैदाइश की जगह बेथलेहम, वहाँ पे जो मेन, जहाँ पे उनके मुताबिक क्रूसीफाई किया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, वो जो चर्च है उसका नाम मुझे अब याद नहीं रहा, वहाँ जो मेन एक खुतबा होता है क्रिसमस के मौके पर, वो उस पादरी ने, लॉर्ड पादरी ने, जो इंचार्ज था उस पूरे चर्च का, विच इज़ द होलीएस्ट इन क्रिश्चियन वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का हवाला है, वो पूरा खुतबा जो था वो गज़ा के ऊपर था। और उसका फ़िक्रा हर एक ये यहाँ पे ख़त्म होता है, स्टिल रिमेंबर कि ये हो रहा है, बमबारी हो रही है, एंड ए चाइल्ड डाइज and it is under the rubble and Christ is under the rubble। ये उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये तो हज़रत ईसा जब नौमौलूद थे, आप यूँ समझे कि उनको रबल के अंदर, उनको मलबे के अंदर दफन किया जाता। तो इस तरह पूरे खुतबे में ये था। तो उन्होंने कहा कि डजन्स एंड डजन्स ऑफ क्राइस्ट वर बरीड अंडर द रबल ऑफ गज़ा। चुनांचे ये सारी स्ट्रगल उनकी मुश्तरका है, और उसको मैं मतलब कि उसकी तफसील, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जब कब्ज़ा किया जाता है ना, उस मैं डिटेल में कभी बाद में जाऊँगा कि, तो ये ख़ास स्ट्रेटजी होती है कि लोकल पॉपुलेशन को आप वाइप आउट कर दें। बिल्कुल ठीक। और ये हुआ अमेरिका में रेड इंडियंस के साथ, साउथ अमेरिका में इनका वालों के साथ, माया तहजीब वालों के साथ, कनाडा में लोकल जो एस्कीमो और ये थे उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनीज के साथ, न्यूजीलैंड में वो जो वहाँ पे लोकल हैं उनके साथ। द वेस्टर्न जो है पार्ट्स, दे वाइप्ड आउट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट लैंड। इजराइल इज एक्टिंग एग्जैक्टली ऑन देयर पाथ, उसी पाथ पे चल रहा है। They are trying to eliminate the local population। उसमें एक अमल दखल जो है वो अजीबो गरीब है, हालांकि एक टेक्निकल इल्मी चीज़ है, आर्कियालॉजी। आर्कियालॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कब्ज़ा मुस्तहकम करने के लिए। अब तो खैर वो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर रहे हैं ना सारा, अब वो इल्मी हवाले से तो बात ही नहीं करते। अब तो मतलब कि एक इजरायली जनरल ने कहा था, जब उससे पूछा गया कि वहाँ बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, उन्होंने कहा गज़ा के अंदर जो भी शख्स है जो सांस लेता है, चाहे वो एक बच्चा है, औरत है, बूढ़ा है, ही इज़ ए टेररिस्ट, विल वाइप देम आउट। इससे ज़्यादा एथनिक क्लेंसिंग, मतलब आपको पता है कि वॉर क्राइम्स का भी है ज़्यादा, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। उनकी बैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। तो मैं आर्कियोलॉजी के हवाले से बात कर रहा। जी। विलियम डैलरैम्पल को आप जानते होंगे, फेमस तारीखदान, और मैं उनको आगाज़ से पढ़ रहा हूँ। व्हेन ही वाज अ यंग मैन
और इन्होंने ट्रैवल किया मिडल ईस्ट और किताब लिखी इन सर्च ऑफ ज़ेनाडो, ये उनकी पहली किताब है। अब लेटेस्ट उनकी आई है द गोल्डन रोड, यानी सिल्क रोड के मुकाबले में किस तरह सब कॉन्टिनेंट की तहजीब एक्सपोर्ट हुई। तो उस किताब में एट दैट टाइम एज आई टोल्ड यू ही वाज 22 ईयर्स ओल्ड, वो इसराइल से गुजर रहे थे तो उन्होंने हवाला दिया है कि एक विलेज था पैलेस्टीनियन अंडर मतलब के इसराइली कंट्रोल था, तो वहाँ पे एक कुआं था। तो एक टूरिस्ट की बस आई जो ज़्यादातर यूरोपियन थे और गाइड उनको ले गया और उसने उनको कुआं का पुराना वो कुआं है जो हज़रत दाऊद के ज़माने का, और ये देखें दाऊद की सल्तनत जहाँ तक आती थी वगैरह वगैरह। तो वो अपना लेक्चर दे के चला गया। वो सारे ज़ाहिर सयाह जो थे बहुत मुतासर हुए कि हज़रत दाऊद के ज़माने का कुआं देख के आ रहे हैं। वो जब चला गया तो उसका कहना है डेलम्पल का कि परे एक फ़लस्तीनी बैठा हुआ था, कोई दहकान था, वो शीशा पी रहा था या वैसे बैठा था, बूढ़ा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा मुझे बड़ी हैरत हुई है कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का कुआं। तो उसने कहा हाँ। उसने कहा ये किसकी ज़मीन है? उसने कहा मेरी है। तो क्या ये वाकई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कुआं है? तो कहने का देखें ये मेरी होश में मेरे दादा ने बनवाया था, पुराना कुआं है, 100 साल हो गए हैं। अब ये इसराइली कहते हैं कि हज़रत दाऊद के ज़माने का। चुनांचे वो आर्कियोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं अपने कब्ज़ा मुस्तहकम करने। हर जगह जो भी खुदाई होगी उसमें पुराने जीरोश आसार निकलेंगे। तो बाहर तो वो जो है कि उनकी जड़ें बाकी, वो कभी ना कभी फूट आएंगी फिर। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। तो जनाब, ये जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, इसको हर प्रोग्राम के आगाज़ में आपने हमें देखा होगा हम इस पर बात ज़रूर कर रहे होते हैं। वो है जी फ़ज़ाई आलूदगी, ख़ास तौर पर लाहौर में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तो फ़ज़ाई आलूदगी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। पंजाब में स्मॉग का मसला जो है उसने सर उठा लिया है, और लाहौर की अगर बात करें तो फिर से मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार शहरों में सर फहरिस्त आना शुरू अब हो गया है। और उधर जो हुकूमत है उसने बिगड़ती हुई स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। उस पर तकरीबन 35 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और इसलिए माहिरीन की खिदमात भी हासिल की गई हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि आलूदगी बढ़ने से बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां देने की भी तजवीज़ दी गई है। और तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए सांस के आर्जे में मुब्तला मरीज़ घरों से बाहर ना निकलें, शहरी मास्क और एनक का इस्तेमाल ज़रूर करें, और कम क़ुव्वत मुदाफ़त वाले जो अफराद हैं वो अच्छी डाइट लें, ड्राई फ्रूट और कहवे का इस्तेमाल करें। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हम बात कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम किस फजा में सांस ले रहे हैं और वो हमारे लिए कितनी ज्यादा नुकसानदेह और उसका नुकसान फिर हम भुगतते हैं। बिल्कुल, उसका पता लगाने के लिए हमने अपने खास गेस्ट यहाँ मदऊ किए हैं। डॉक्टर राशिद ज़िया साहब हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि कितना इस वक्त ख़तरनाक है इस फ़ज़ा में सांस लेना? थैंक यू वेरी मच। पोल्यूशन और फ़ज़ाई पोल्यूशन इंतहाई मुज़र है सेहत के लिए, और चंद सालों से हमारे शहर में ये बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट हैज़ डन लॉट ऑफ गुड जॉब एंड मैनी थिंग्स आर येट टू बी डन। अच्छा, जो सेहत के लिए सबसे मुज़र है छोटे बच्चों के लिए और एल्डरली पेशेंट जो 60-65 प्लस हैं, स्पेशली जिनको ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं सांस की नालियों की, हार्ट की। इसमें यूँ सोचिएगा 3 चीज़ें हैं जो इंतहाई मुज़र है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र के ऑक्साइड्स बनते हैं, केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, और इतने मुज़र हैं कि अगर हम इनमें से सिर्फ एक ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो स्मोकिंग जब स्मोक कर रहा होता है बच्चा तो उसमें भी होती है, और पोल्यूशन इस वक्त उस स्मोक से भरी हुई है। ये 7000 केमिकल हैं एक स्मोक करने वाले के, और हम सारे मिलके भी स्मोकिंग कर रहे हैं इस पोल्यूशन में। ये स्मोक में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है 200 टाइम्स से भी ज़्यादा हमारे हीमोग्लोबिन ब्लड के सबसे अच्छा जो कैरियर है रेड ब्लड सेल
उसके साथ अटैच हो जाती है और ये टॉक्सिक केमिकल कम से कम 2 दिन रहता है उसके साथ। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ गले तक महदूद रहती है ये, या आपका जो ये ट्रैक्ट है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो मुतासर होता है, तो ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो तो ये बिल्कुल आपने सही हाईलाइट किया कि ये सीधा आपके लंग्स तक जाता है। सबसे बड़े मालिक्यूल जो हैं मिग माइक्रोन 7-8 वो नोज तक क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, जो केमिकल हैं ये तो 100% आपके लंग्स में जाते हैं, लंग्स से आपके सर्कुलेशन में गए। ये सांस की बीमारियां नहीं पैदा करते, ये हार्ट के ऑलरेडी बॉर्डरलाइन पेशेंट को हार्ट अटैक का बायस बनेंगे। उनके ब्लड प्रेशर को रेज करने का, इरिटेबिलिटी का, आप झगड़ालू हो जाएंगे, आपकी नर्व्स इरिटेट करना शुरू कर देंगी, आपको पूरी बॉडी को डैमेज करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपने देखे बंद कमरों में गैस के चूल्हे ना जलाना, गैस उसमें कोयला ना जलाएं। कितनी अमवात हमारे अर्बन एरिया में, इवन रूरल में तो अभी भी कहीं कहीं ये जो जलाए जाते, लकड़ी जलाई जाती है, कोयला जलाया जाता है, उस पे सबसे टॉक्सिक केमिकल यही पैदा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये 100% अवॉइडेबल है। और एक दफ़ा अटैच हो जाए तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। जैसे आप अक्सर सुनेंगे कि नया जोड़ा रात सोए और सुबह उठ ना सका, घर वालों ने अंदर थोड़ा सा कोयले का बंदोबस्त कर दिया या गैस का हीटर जला दिया। बंद कमरों में प्लीज। एक ऐसा ही वाकया मरी में भी हुआ था जिसकी वजह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ी का सिलेंसर बंद हो जाए तो यही चीज इतनी नाइसली डेडली अटैच हो जाती है कि अब अमवात होने का चांस मैक्सिमम। ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इसलिए बंद कमरों में प्लीज गलती से भी गैस के हीटर, कोयला, लकड़ी मत जलाएं। एग्जॉस्ट का बंदोबस्त करें। अपने वक्त के साथ जो आपने सबसे अच्छी बात की वो ये है कि हमने स्मॉग से हाइजीन के लेवल पे, इंसानी लेवल पे छोटे बच्चों का एक्सपोजर कम कर लें, पानी बहुत पिलाएं, उनको हैंड वॉश की आदत डालें, स्कूल जाना है तो मास्क लगा लें। और ख़ास किस्म के मास्क सिर्फ मरीज़ों के लिए हैं जिनको ऑक्सीजन का मसला है, उन्हें ज़रूर बाहर खामखा देखें। अगर आप दिन में एक दफ़ा ग्रॉसरी कर सकते हैं, तो बार-बार हफ्ते में एक दफ़ा ग्रॉसरी कर सकते हैं तो प्लीज़ एक दफ़ा जाएं। 5-5 मिनट बाद ब्रेड लेने जाने हैं, फलां चीज़, ये छोटे छोटे काम हम चीज़ों को बढ़ाते भी हैं। और डॉक्टर साहब इस सारी सिचुएशन में ये जो मसला बनता है स्मॉग से, उसके लिए मेडिकेशन की जानी चाहिए कोई, या फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है? परहेज़ ही इलाज से बेहतर है। हैंड वॉश की आदत डालें, नाक गले को पानी से फ्लश करें, पीने वाली चीज़ें ज़्यादा लें, बिहेव लाइक जैपनीज़ एंड चाइनीज़, वार्म ड्रिंक्स ज़्यादा लें। अब मौसम आगे 3-4 माह बेहतर आने वाला है, कोल्ड आने वाला है, इसी में स्मोक का मसला है। आप याद रखें कि ग्रे लंदन और ब्राउन लॉस एंजलिस हो चुका। हमें पढ़ी लिखी कौमों से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने ये चंद सालों में ये मसला हल कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड वी कैन डू इट। और आखिरी बात जो सबसे ज़रूरी आपने इस कॉन्टेक्स्ट में कही कि हम जल्दी से जो मेडिसिन ऑलरेडी डॉक्टर ने दी हुई है, छोटे बच्चे को एज़मा है वो ही रहें, उससे आगे ना जाएं। लेकिन और सेल्फ मेडिकेशन कितनी नुकसान इस मंथ में सबसे ज़रूरी है मिस कि हमें वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे या एल्डरली पेशेंट या वो जिनको एस्थमा है, नोज इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, कौन सी वैक्सीन? फ्लू शॉट या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये यूएस का बना हुआ है, चीपेस्ट है, और सिर्फ ये एक डोज लगवा ले आपका पूरा साल अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा बस लास्ट मिनट हमारे पास, ये छोटे से बता दें, हुकूमत पंजाब इस वक्त इकदाम कर रही है, बारिश यहाँ पर मसनूई करवाने वाली है, तो उससे कोई फ़ायदा होगा? डेफिनेटली ये वन ऑफ द टेक्निक है। एमिशन को रोका जाए, प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, लेकिन ऐसा जब भी थोड़ा सा आए, थोड़ी सी सर्ज आए, तो फौरी तौर पे ये ऐसा काम करना चाहिए। इसका डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिट आएगा। बिल्कुल आएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़िया ने हमें ज्वाइन किया, हमें बताया कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त सुबह के औकात में कहीं कहीं 400 भी दिखाई देने लगा और ये 500 तक हिट करता है और उसके बाद सब लोग मुतासिर होते हैं। डॉक्टर साहब की हिदायत पर अमल करें, सेफ रहें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी टीम में सर्जरी की गई। बाबर आजम, शाहीन, नसीम शाह, सरफराज अहमद को रेस्ट करवाया गया और नई टीम का ऐलान हुआ। अगर कहा जाए कि सर्जरी की गई तो कहना गलत ना होगा, और सर्जरी का पाकिस्तान के समरात, पाकिस्तान की जो टीम है उसमें समरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तानी टीम ने 3 बरस बाद, 3 बरस से भी शायद ज़्यादा अरसा हो गया, उसके बाद होम ग्राउंड पर जुमे के रोज़ पहला टेस्ट जीता और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली है। इसके बाद कौमी टीम अपना आखिरी टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेलेगी। दोनों टीमें रावलपिंडी में मौजूद हैं और आज से प्रैक्टिस सेशन का भी आगाज़ हो जाएगा। और कौमी टीम की उम्मीदों का जो महवर है नुमान और साजिद खान है। जी हमारा बस चले, हम उन्हीं को ही खिलाते रहें बस। और इधर ज़राए के मुताबिक दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुमकिन खिलाड़ियों की जो सिलेक्शन है उस पर भी मुशावरत जारी है, जबकि चेयरमैन PCB की हतमी मंजूरी के बाद ही टीम का ऐलान फिर किया जाएगा। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल फॉर्मेट में बाबर आजम की जगह कप्तानी के लिए मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीरीज में शाहीन, नसीम और बाबर आजम की वापसी भी एक्सपेक्ट की जा रही है। कौमी टीम 29 अक्टूबर को मेलबर्न रवाना होगी, जबकि 2 नवंबर को तरबियती सेशन में हिस्सा लेगी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला जो वनडे मैच है 4 नवंबर को शेड्यूल है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सलीम खालिद साहब मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अब तो आप लोग खुश होंगे जीत मैच। हम प्रेडिक्ट करके गए थे कि भाई इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, तो फिर क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने अपने कॉलम में लिखा है कि प्रोफेसर आकिब जावेद के फॉर्मूले हैं, तो वो फिर रंग ले आए हैं फाइनली? बिल्कुल, फिलहाल तो प्रोफेसर साहब चढ़े हुए हैं आजकल, खूब ऊपर उनकी गुड्डी चढ़ी हुई, बड़े जबरदस्त टीम ने परफॉर्म किया, हर तरफ आके हो रहा है। और वाकई देखिए ये चीजें ऐसी नहीं है कि बहुत गैर मामूली इक़दाम उन्होंने किए, ये थे, हो सकता थे, लेकिन लोग डरते थे ऐसा करते हुए कि बाबर को निकाल दिया ये हो जाएगा, शाहीन को निकाल दिया ये हो जाएगा, स्पिन पिच बना ली ऐसा ना हो जाए, फास्ट पिच बना ली वैसा ना हो जाए, इससे अच्छा डेड पिच बनाओ, बाबर 200 करेगा, दूसरे 200 करेंगे, 500 रन करो, आराम से ड्रॉ होगा और खुश। तो ये पॉलिसी थी, लेकिन जो ये एक इस तरह की चीजें थी इनको खत्म किया उन्होंने। और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी उनको फ्री हैंड दिया। उन्होंने सबसे पहले, जैसे आपने भी जिक्र किया, 4 प्लेयर्स को बाहर किया, फिर एक स्पिन की ऐसी पिच बनाई जो पहले से यूज पिच थी, उसी के ऊपर मैच जब हुआ तो स्पिन पिच थी। और चौथे 5वें दिन ही गेम टर्न होने लगती है, ज्यादा क्रैक्स पड़ने लगते हैं। वो 8-9 दिन की जब पिच हुई तो उसका हाल आप लोग सोच ले। तो इंग्लैंड वाले बेसबॉल वगैरह सब भूल गए, उनको तो खेला ही नहीं जा रहा था। और नो डाउट बॉलिंग भी हमारी बड़ी जबरदस्त थी। अभी हम देखते हैं कि बांग्लादेश से बहुत बदतरीन शिकस्त हमें रावलपिंडी में हमें उसका सामना करना पड़ा था। इस बार ये जो तीसरा टेस्ट होने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ, आप क्या देख रहे हैं? पिच कैसी है और ये जो स्पिनर्स का जो जाल बिछाया गया है, ये जो स्ट्रेटजी है, क्या वहां पर भी कारगर साबित होगी? देखिए उतना नहीं होगी गेम टर्न जितना मुल्तान में हो रही थी। जैसे मैंने आपसे भी कहा कि वो क्योंकि 2 मैच उस पिच पे हुए थे, इस वजह से क्रैक्स तो पड़ते 8वें-9वें दिन तक तो बहुत बुरा हाल हो जाता है पिच का ना। यहाँ एक नए सिरे से पिच बनाई जा रही है, लेकिन वही आकिब जावेद ने कोशिश शुरू कर दी है और अलीम डार उनके साथ हैं, तो दोनों मिलकर अपनी निगरानी में बनवा रहे हैं। और बड़े यूनिक चीजें का काम कर रहे हैं लोग। बड़े बड़े पंखे लगाए हुए हैं वहाँ पे, ड्रायर रखे हुए कि पिच हीटर्स की पिच खुश्क हो जाए। पिच खुश्क होगी, शुरू से स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो ये काम तो हो रहा है। होपफुली इतना नहीं तो 50% भी अगर स्पिन के लिए साजगार पिच हो तो पाकिस्तान का एडवांटेज होगा, क्योंकि हमारे स्पिनर्स इंग्लैंड के स्पिनर से बहुत अच्छे हैं। सही है। लेकिन टॉस जीतना भी फिर जरूरी होगा, फिर टॉस जीत जाए फिर उसके बाद ही। अच्छा सलीम खान, जिस तरीके से हम अभी सर्जरी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि आकिब जावेद को इसका क्रेडिट जाता है, ये बोल्ड फैसले थे, ये कर लिए जाने चाहिए थे पहले, तो क्या अगर ये सर्जरी पहले टेस्ट में ही कर दी जाती तो ज्यादा बेहतर नहीं था? आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि उससे इतना ज्यादा वो भी नजर नहीं आता कि भाई ये 20 मैच में आपने बाबर को बिठा दिया या एक टेस्ट हारने के बाद ऐसा हुआ। शुरू से डिसीजन लेते, एक आध मैच में बिठाते फिर वापस ले देंगे। मकसद है मैसेज देना, ऐसा नहीं है कि बाबर का कैरियर खत्म हो गया, शाहीन का कैरियर खत्म हो गया, इंशाल्लाह वापस आएंगे, अभी आप उनको खेलते हुए देखेंगे। लेकिन मकसद है मैसेज देना कि भाई आप टीम से, क्रिकेट से बड़े नहीं हो, आपको भी बिठा सकते हैं। बदकिस्मती से पिछले 4-6 साल से ये मैसेज दिया जा रहा था कि बस यही प्लेयर है, यही खेलेंगे तो जीतेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं। ये लोग बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड के खिलाफ भी रेस्ट नहीं करते थे,
खुद खेलते रहते थे, जिसका नुकसान होता था। अब देखें, इनको रेस्ट कराया, नया लड़कों के लेकर आया, कामरान को उसने सेंचुरी की, नहीं तो वो इसी तरह बाहर ही रहता है। अगर हम इधर ही चल रहे होते तो बाबर के 18 इनिंग को हम 20 इनिंग कर चुके होते अब तक। ये झटका बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल झटका जरूरी था। सलीम खालिद वो तो पहुंच गया उनको मैसेज, और रेस्ट के बाद वो आ रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं बैक टू बैक सीरीज भी अब सामने आ रही हैं। अब दौरे ऑस्ट्रेलिया है, फिर दौरे जिम्बाब्वे है। 4 तारीख को 4 नवंबर को पहला मैच होने वाला दौरा ऑस्ट्रेलिया का, 2 को इसकी तैयारी होगी। तो आप इसमें क्या सोच रहे हैं? पूरी कुव्वत से ये वापस आएंगे और उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतवक्के है कि पूरी टीम, पूरे जो पहले टीम स्क्वाड खेला करता था उसमें चंद तब्दीलियों के साथ ये मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दी जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि एक मैच जीतने के बाद बस हम तो दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन गए, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। एक्सपेक्टेशंस जरा लो रखे हैं क्योंकि अभी एक मैच जीता, हमारी अपनी कंडीशन थी, हमारी अपनी पिचेस थी। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम जाके ऑस्ट्रेलिया को नहीं कह सकते पाया ना अच्छे स्पिन पिच बनाओ, ले जाओ, हमारी मर्जी, हम जैसी पिच बनाएंगे वहाँ वैसी पिच बनेगी उनके हिसाब से। आपको पता है बाउंस से पिचेस होती है, लेकिन ये वाइड बॉल क्रिकेट होनी है। वाइड बॉल की हमारी टीम बहुत अच्छी है पेपर पे, लेकिन ग्राउंड में जाते थे तो आपस में इख्तलाफात और ये सब चीजें थी, परफॉर्मेंस सामने नजर नहीं आती थी। अब अगर एज अ टीम खेले तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे जाना है, वहां पर फिर सीनियर्स को रेस्ट देने की बात आ रही है कि जैसे बाबर, शाहीन और 1-2 और लोगों को रेस्ट दिया जाए। रिजवान को कप्तान बनाने की बातें हो रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। सीनियर प्लेयर है, तीनों तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बजाय किसी नए बच्चे को लेकर आए और वो हारे फिर उसको प्रेशर डाले, इससे अच्छा है कि रिजवान को लेकर जाए। तो सलीम खालिद साहब, बेस्ट चॉइस या स्क्वाड में किस किस की सिलेक्शन आपके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए जो करंट इस वक्त परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे? वाइट बॉल की तो हमारी टीम देखे बनी हुई है, वो सीनियर प्लेयर वापस आ जाएंगे तो एक ही टीम हमारी खेल रही वही होगी। और एक बात अगर आप इस मौजूद से हटकर मुझे इजाजत दें तो मैं आगे ऐड कर दूं कि आज इससे हटकर है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वक्त आपके पास भी कम है, लेकिन एक खबर है कि आईसीसी की मीटिंग हो रही है आज दुबई में। बहुत से नकवी भी पहुंच चुके हैं दुबई, या पहुंचने वाले होंगे। बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, और वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात होगी। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 ऑप्शंस चल रहे हैं, या तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान, या हाइब्रिड मॉडल इंडिया के मैचेस यूएई, या फिर एक ही है कि इंडिया की टीम आए और जाए। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन होपफुली कुछ ना कुछ इसका हल आज निकल आना चाहिए। आईसीओ के बाद तो निकलना ही चाहिए। हम देख रहे हैं वहाँ पर अगर वजीर खारजा उनके आ सकते हैं तो यहाँ पर टीम भी आ सकती है, उनको बिल्कुल प्रोटोकॉल भी उसी तरह से दिया जाएगा जैसा टीमों को दिया जाता है। तो सलीम खालिद साहब, बैक टू बैक आपने बात की कि खेलते हुए आते वक्त हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं ये एग्जॉस्ट हो गए, इनको आराम की ज़रूरत थी, इनको आराम करवाया गया। अब सोचा जा रहा है कि वो शायद परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी भी तो बैक टू बैक सीरीज़ जारी हैं। और तो यहाँ पर खेलते खेलते क्या इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? क्या इस झटके की वजह से इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, या फिर अभी भी आपने कहा कि अपनी उम्मीदें कम ही रखें? नहीं, जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, वहां पर व्हाइट बॉल के 6 मैच है, 3 T20, 3 वनडे, उसके फौरन बाद जिम्बाब्वे की सीरीज है। तो सेलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि जो जिम्बाब्वे वाली सीरीज है उसमें फिर रेस्ट कराया जाए सीनियर प्लेयर्स को और बच्चों को खिलाया जाए, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो बच्चों को खिलाया जाए तो उनको रेस्ट तो मिल जाएगा। इसी तरह आगे भी होता रहेगा, रेस्ट देते रहेंगे। जो अभी तक हमें मसले का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि ये प्लेयर रेस्ट नहीं करते थे। ये कहते थे चलो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम ही खेलेंगे, हम ही 150 करेंगे, आयरलैंड के खिलाफ भी हम ही खेलेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी हम ही खेलेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ भी हम ही खेलेंगे। इसका मतलब हुआ ये तो खेलते रहे, रैंकिंग में 1-2 चलता रहा, लेकिन दूसरे प्लेयर सामने नहीं आते रहे। जब इनकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो पूरी टीम बैठ गई। तो अब जो इक़दाम हो रहे हैं इंशाल्लाह उससे अब हमारे पास बैंक स्ट्रेंथ भी थोड़ी मजबूत होगी, और जो नए लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उनको भी आस मिलेगी कि यार हमें भी चांस मिल सकता है। ये नहीं है कि हम बस पानी पिलाते रहेंगे और टीवी पे मैच देखते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब। ओवरऑल सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे, मैच में क्या होने जा रहा है। अभी तक वो कह रहे हैं सलीम खालिद साहब, ज़्यादा उम्मीदें नहीं आपने अपनी टीम से बांधनी, ज़रा बस आराम से ही रुक जाइए क्रिकेट शायकीन यहीं पे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगला मैच भी हम जीत ही जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। हमने क्रिकेट की बात तो की, अब सैफ विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप की बात कर लें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर आए। काठमांडू में खेले गए मैच में पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम को मुकर्ररा वक्त तक 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। हरीफ टीम ने
इंजरी टाइम में गोल करके मैच बराबर कर दिया है और ग्रीन शर्ट्स की जानिब से वाहिद गोल जहमीना मलिक ने 32वें मिनट में स्कोर किया। कौमी टीम का ये आखिरी ग्रुप मैच था और उन्हें अब सेमीफाइनल में जाने के लिए अगर बगर का सहारा लेना होगा। ताहम 23 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश का मैच पोजीशन उसकी वाज़े करेगा। जी हाँ, ये तो हो गई सैफ चैंपियनशिप की बात। कुछ बात कर लेते हैं विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की, जिसमें न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के हदफ का ताक़ुब करने में नाकाम दिखाई दी। जनूबी अफ्रीका विमेन टीम 159 रन का ताक़ुब करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 126 रन ही बना सकी। और इससे पहले की बात करें तो जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। एमिला केयर 43, ब्रॉक हॉलेट 38 और सूजी बेट्स 32 रन के साथ नुमाया रही हैं। ये तो अहवाल हो गया स्पोर्ट्स का। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे आज के शो इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।